स्वागत है हमारे वीडियो पर। मैं हूं प्रकाश वैष्णव और जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी एनसीईआरटी को लेके 11वीं की क्लास की, आज चैप्टर 3 आ चुका है जिसका पार्ट 1 अभी है। हो सकता है कि थोड़ा पार्ट लंबा हो तो इसके पार्ट 3 भी आ जाए, लेकिन अर्थशास्त्र में सांख्यिकी किताब को हम देख रहे हैं। सांख्यिकी को देख रहे हैं 2 पार्ट में। अभी तक हमने सांख्यिकी कुछ आंकड़े देखे नहीं, अभी तक आंकड़ों को हमने समझा है। इस अध्याय में थोड़े आंकड़ों को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बारंबारता को देखने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब है इस बुक में दिया हुआ सब टॉपिक कि आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का क्या करना है? संगठन। अब सबसे पहले आता है इसमें कि अपरिष्कृत आंकड़े क्या है। इसमें दिया हुआ है कि अपरिष्कृत आंकड़े। अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं? अब देखो, अपरिष्कृत आंकड़े वो होते हैं जब आप पिछले वीडियो आप सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वीडियो देख के आए, पिछले वाले पहला और दूसरा जो हमने भाग चैप्टर करवाए वो देख के आए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आने मुश्किल है। अपरिष्कृत आंकड़े जिसमें हमने बताया था कि सर्वे करते हैं, वो प्रश्नावली देते हैं, उससे जो हमारे डाटा आते हैं ना वो क्या है कि हम रफली आते हैं, अपरिष्कृत आते हैं। अब इस परिष्कृत आंकड़े को व्यवस्थित करना होता है। अब अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं? जो सीधे एकत्र किए गए हो, जब हम सर्वे करते हैं, प्रश्नावली करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उसमें क्या एक आंकड़े सीधे आते हैं जिन्हें अभी तक क्रमबद्ध, वर्गीकृत और व्यवस्थित न किया गया हो, उन्हें अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाते हैं। यानी सर्वे को जिससे हमने आता है आंकड़े, उन आंकड़ों को अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। ध्यान रखना, रॉ डाटा या अनऑर्गेनाइज्ड डाटा भी कहते हैं। अब अपरिष्कृत आंकड़े तो कैसे होते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं बिखरे हुए, है ना, कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जैसे हमें उपलब्ध हुए वैसे हमने डाल दिए होते हैं। सीधे देखने पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं मिलता। यानी ऐसे सीधे देखोगे तो हमें स्पष्ट, जैसे कि किसी किसान पाँच किसानों की आय देखा हमने, किसी के लिए 500, किसी के 520, ऐसा कुछ कर दिया। अब सीधे देखने तो कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला है। इसको व्यवस्थित करना होता है, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जो सीधे डाटा, रॉ डाटा होते हैं, इससे विश्लेषण कर पाना मुश्किल नहीं है। हमारी बुक से हमने पूरी चीज़ें उठाने की कोशिश करी है। इसमें एक उदाहरण दिया गया कि कबड्डी के पास पड़ा हुआ सामान है, कि उसके पास कबड्डी के पास लोहे के टुकड़े भी है, उसके पास प्लास्टिक है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, यानी सभी को एक जगह रख दिया गया है। अब एक जगह रख दिया तो कभी किसी ज़रूरत हुई तो फिर कैसे क्या करेंगे? जब तक ये सामान अलग अलग वर्गों में नहीं बांटा जाता तब तक उसका सही उपयोग या मूल्यांकन मुश्किल है। यानी प्लास्टिक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा सब एक जगह हो जाता है ना, तब इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। जब प्लास्टिक अलग बांट दिया जाता है, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है, तांबा अलग हो जाता है, लोहा अलग हो जाता है, तब इसका मूल्यांकन कर पाना आसान हो जाता है कि लोहा कितना है हमारे पास, एल्यूमिनियम कितना है, तांबा कितना है, ये सब कुछ हम व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। उसी प्रकार डाटा को व्यवस्थित करना जरूरी होता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया कि मान लीजिए 100 छात्रों के गणित के अंक इतने हैं। देखो, किसी बंदे के है 45, किसी की 78 है, ये सब 100 बच्चों के ये डाटा है ना। तो इन सभी डाटों को क्या कहेंगे कि ये अपरिष्कृत आंकड़े हैं जो हमने अभी प्राप्त किए हैं। किसी के 45, 78 ऐसे हो गए, 100 बच्चों के डाटा हो गए। इसमें क्या समस्या आती है? अपरिष्कृत आंकड़ों को परिष्कृत नहीं करें तो क्या दिक्कत आ सकती है? नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आएगी कि इसकी तुलना करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा तुलना करना। क्यों? क्योंकि कोई समझ में आएगा नहीं किसके क्या है। इससे व्यवस्थित नहीं करेंगे तो इससे औसत नहीं निकल पाएगा। ये माध्य बहुलक निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे कि क्या स्थिति है समस्या। अब जब किस समस्या के लिए हमने सर्वे किया है तो उस समस्या का समाधान कर पाना भी मुश्किल है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम सर्वे क्यों करेंगे। इस सर्वे करने का सबसे पहला रीज़न होता है कि हमारे पास कोई समस्या हो, क्या कुछ उद्देश्य हो, कुछ क्या हो, कुछ उद्देश्य होना बेहद ज़रूरी है। उद्देश्य के आधार पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि प्राइमरी सोर्स से डाटा लेना है या सेकेंडरी सोर्स से। तो जो भी सोर्स आता है, रॉ आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसको व्यवस्थित करना जरूरी होता है। फिर अगला चरण आता है आंकड़ों का संगठन
या आंकड़ों को रॉ मटेरियल से उसको किया जाता है प्रोसेस। क्या कहा जाता है? प्रोसेस। अब इसका क्या कहा जाता है? वर्गीकरण। अपरिष्कृत या बिखरे हुए आंकड़ों को किसी समान विशेषता के आधार पर समूह या वर्गों में बांटना ही आंकड़ों का वर्गीकरण है। जैसे कि 100 बच्चों का उसमें डाटा था, तो उसमें दे दे भाई कि 10 से 20 में कितने बच्चे थे, 20 से 30 में कितने बच्चे थे, ये सब इसको श्रेणी में बांट दे, तो इसको क्या कहेंगे? वर्गीकरण कर देते हैं। इसको समूह में बांट देते हैं, तो इसको आंकड़ों का वर्गीकरण कहा जाता है। ध्यान में रखना। ये वर्गीकरण क्यों करते हैं? ये वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि आंकड़ों को सरल, सार्थक और समझने योग्य बनाना। ध्यान में रखना कि इसका वर्गीकरण क्यों किया जाता है। इसको सरल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए और समझने योग्य बनाने के लिए। अब और रीज़न है कि वर्गीकरण और क्यों करना जरूरी है। देखो, आंकड़े बहुत अधिक और बिखरे हुए होते हैं। बिना वर्गीकरण की तुलना भी नहीं हो पाती और कुछ निष्कर्ष भी निकालना मुश्किल है। अब वर्गीकरण से क्या होता है? जब वर्गीकरण कर देते हैं और किसी आदमी को दिक्कत है, तो वो आदमी उस वर्गीकरण को देखते उसका सीधा समझ में आ जाता है, जिससे उसका समय बच जाता है और उसकी जानकारी स्पष्ट हो जाती है इससे वर्गीकरण को देखने के आधार पर, और उसका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। जब श्रेणी में डाल देंगे ना डाटा को, तो उसको देखा जा सकता है कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे का है, 20 से 30 में कितने का है। ये इससे समय बच जाता है देखने वाले के लिए, और उसकी जानकारी भी स्पष्ट हो जाती है और विश्लेषण करना भी आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही इस कबड्डी सामान को अलग अलग ढेरों में बांटना, ये आसानी हो जाती है निकालने। अब इस पेज में उदाहरण दिया गया कि यदि कबड्डी लोहे को अलग कर दे, तांबे को अलग कर दे और प्लास्टिक को अलग कर दे, तो भी ये उसकी गिनती, कीमत और उपयोग करना आसान हो जाता है। यही काम सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण कर देते हैं। एनसीईआरटी ने एक कबड्डी के एग्जाम्पल के माध्यम से सांख्यिकी के वर्गीकरण को स्पष्ट किया है, तो ध्यान में रखना। अब आंकड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। गुणों के आधार पर, जैसे कि गुण क्या हो सकते हैं? लिंग के आधार पर, पुरुष है महिला है, शिक्षा के आधार पर साक्षर है निरक्षर है, और विषय के आधार पर इतिहास, भूगोल, विज्ञान। ये गुणों के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण है, ध्यान में रखना। अब दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मात्रात्मक वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें संख्यात्मक मान के आधार पर ही इसमें उदाहरण दिया गया कि जैसे किसी की आय है, तो ये 0 से 10,000 के बीच, 10,000 से 20,000 के बीच। अंक हो गए 0 से 30 के बीच, 30 से 60, 60 से 100। ये क्या हो गए? ये हो गए मात्रात्मक, यानी जिसमें मात्रा हो। और किसके आधार पर? क्रमिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें समय के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे 1991, 2000, ये आप देख सकते हैं। फिर किसके आधार पर? स्थानिक, यानी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफी, स्थान के आधार पर कि आपका राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है कि गुजरात है, ये इसको बोलते हैं स्पेशियल या जियोग्राफिकल वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के बाद क्या करते हैं? वर्गीकरण के बाद क्या करते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े आते हैं, उसको वर्गीकरण किया जाता है। फिर उसका क्या किया जाता है? तालिका वगैरह में बनाई जाती है, ग्राफ, चित्र बनाए जाते हैं और विश्लेषण और निष्कर्ष निकाला जाता है इस वर्गीकरण के बाद। ध्यान में रखना, हमने एनसीईआरटी में टफ लैंग्वेज के माध्यम से समझाया गया है, जिसको सरल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है चर। क्या दिया गया? चर। ये चर क्या है? चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। क्या है? उसका मान बदलता रहता है। कभी मान कुछ हुआ तो कभी मान कुछ हुआ। जैसे व्यक्ति की आय है, तो कभी 15,000 हुई तो कभी क्या हो गई? 20,000 हो गई। यानी आय उसकी चेंज होती रहती है। अब किसी स्टूडेंट के अंक हैं, तो कभी वो 10 में से 8 लेके आया, तो कभी क्या लेके आ गया? 10 में से 10। कभी उसके 5 ही आए, तो इसके चर क्या बदलते रहते हैं। तो इन जो बदलने वाले
इसका मान बदलता है उसको क्या कहा जाता है? चर या वेरिएबल कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये कद वजन किसी वस्तु की संख्या बदलती रहती है तो उसको चर कहा जाता है। अब चर के प्रकार को समझते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण के आधार पर चर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ध्यान में रखना। पहला प्रकार कौन सा है? संतत चर और दूसरा है विविक्त चर। पहला कंटिन्यूस या संतत ना, और विविक्त या डिस्क्रीट वेरिएबल। ध्यान में रखना 2 प्रकार होते हैं चर। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है। चर 2 प्रकार के, संतत या कंटिन्यूस वेरिएबल, दूसरा विविक्त या डिस्क्रीट वेरिएबल। अब एक एक करके समझते हैं। संतत चर यानी कंटिन्यूस वेरिएबल किसे कहा जाता है? वे चर जिनका मान 2 निश्चित मानों के बीच कोई भी मान ग्रहण कर सकता है संतत चर कहलाता है। यानी मान लो 20 और 30 ना, इनके बीच का मान हो या 20 या 21, इन दोनों निश्चित मानों के बीच कोई भी मान ग्रहण करता है। यानी 20.1 हो गया या 20.2 हो गया, 20.5 हो गए, इन दोनों के मानों के बीच भी ग्रहण कर सकता है तो उसे संतत चर कहा जाता है, उसे कंटिन्यूस वेरिएबल कहा जाता है। ध्यान में रखना किसको? 2 निश्चित मानों के बीच कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। ध्यान में रखना 2 निश्चित मानों के बीच कोई भी मान ग्रहण करना संतत चर कहलाता है। देखो इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है? इसमें डेसिमल भी शामिल हो जाता है। मैंने बताया 20.1 भी हो सकता है, इसमें 20.5 भी हो सकता है, ये भी मान संभव होते हैं, और 20 भी हो सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दीजिए। देखो इसमें कद हो गए, किसी की 150 सेंटीमीटर है तो किसी 150.5, 150.75 ये हो सकते हैं। वजन भी चेंज हो सकता है। इसको मापना और गिनना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना। मापते हैं ना तो हमें ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है। 150.5 कद मापा, 150.75 इसका कद मापना हो गया। गिनने में हमें डेसिमल प्राप्त नहीं होगा। जैसे 50 बच्चे हो गए, ऐसा नहीं होगा कि 50.5 बच्चे, ऐसा नहीं होगा। इसमें गिनना मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में प्राप्त होगी, यानी ऐसा नहीं डेसिमल में प्राप्त हो। जिसमें गिनना होता है वो इस सतत चर में नहीं आएगा, सिर्फ मापना वाला आएगा। जैसे समय होगा 2.5 घंटे, ऐसी दूरी भी अनगिनत हो सकती है, 2.75 मीटर ऐसा भी हो सकती है। इसमें खास बात क्या होती है? कंटिन्यूस या सतत चर में इसको मापा जाता है, ध्यान रखना, इसको मापा जाता है, गिना नहीं जाता। सामान्यतः वर्ग अंतराल में दिखाया जाता है, यानी वर्ग अंतराल में 10 से 20 के बीच ऐसा दिखाया जाता है। इसमें दशमलव मान स्वीकार्य होते हैं, ध्यान में रखना। मापा जाता है, वर्ग अंतराल होते हैं और दशमलव मान स्वीकार्य होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, विविक्त या डिस्क्रीट वेरिएबल। इसकी परिभाषा को देखते हैं। वे चर जिनका मान गिना जा सकता है और उनके बीच कोई मध्य मान नहीं होता, उन्हें विविक्त चर कहा जाता है। 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट, उसको गिना जा सकता है और जिसका कोई मध्य मान नहीं हो सकता, मतलब उसकी गिनती होनी चाहिए। आप कुछ गिन सकते हो तो उसको विविक्त में आएगा वो, और जिसका कोई मध्य मान नहीं होता उसे विविक्त चर कहा जाता है। उसका उल्टा, जिसको गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, और जिसका मध्य मान होता है उसको क्या कहेंगे? हमें सतत चर कहा जाता है, ध्यान में रखना। इसमें केवल पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यानी 1, 2, 3 ऐसी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि 1.25 या ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। अब इसमें एग्जाम्पल दे दिया कि कक्षाओं के छात्रों की संख्या 30, 31, 32 ऐसी, परिवार में बच्चों की संख्या ऐसी प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 2.5 ऐसा प्राप्त हमें नहीं हो सकता डाटा। कारों की संख्या, दोषपूर्ण वस्तुओं की संख्या। अब इसमें बताया कि
जैसे 2 या 3 के बीच 2.5 छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि इनको गिना जाता है, गिने जाने वाले दशमलव में नहीं आएंगे। अब खास बात, लास्ट में हम कंपैरिजन भी देखेंगे। गिना जाता है इसको किसमें, विविक्त या डिस्क्रीट में क्या किया जाता है, गिना जाता है। इसका दशमलव मान नहीं होते, निश्चित और अलग अलग मान होते हैं, ध्यान में। संतत या विविक्त चर में अब अंतर क्या है इसमें देखते हैं। ये जो कंटिन्यूस और विविक्त चर, इसमें अंतर क्या है। मान के आधार पर संतत चर के मान क्या हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। संतत चर के मान अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि 2.5 से लेके अब 2.52 ऐसे अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन विविक्त चर के मान सीमित और गिनने योग्य होते हैं। अब इसमें बीच के मान का दर, संतत चर में बीच के मान संभव है, लेकिन अब इसमें विविक्त चर में बीच के मान संभव नहीं है। 2 और 3 ही रहेंगे, इसके बीच के मान पॉसिबल नहीं है। अब दशमलव के आधार पर संतत चर में दशमलव होता है, जबकि इसमें दशमलव नहीं होता विविक्त चर में। अब मापन के आधार पर संतत चर को मापा जाता है, जबकि विविक्त चर को क्या किया जाता है, गिना जाता है। जैसे उसका उदाहरणों में कद, वजन और विविक्त चर में छात्रों की संख्या। तो आई होप आपको विविक्त चर और संतत चर समझ में आ गए होंगे। अब है बारंबारता। बारंबारता क्या होती है। बारंबारता किसी मान में आने की संख्या को बारंबारता कहते हैं। कोई मान दे दिया कि भाई 10 और 20 के बीच में कितनी बार संख्या आई, कि 8 बार। कितनी बार, 8 बार। तो ये 8 क्या हो गई, बारंबारता। ध्यान में रखना, 20, 10 और 20 के ग्रुप में जब कोई 8 बार संख्या कोई आ जाती है, 3, 4, 8, 5, 4 ऐसे करके 8 संख्या आ जाती है, तो ये जो 8 संख्या आती है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। देखो कि जो किताब में कि 30 और 40 वर्ग में छात्र 7 छात्र आते, कितने, 7 छात्र। तो उस वर्ग की क्या बारंबारता होगी, 7 हो गई। अब बारंबारता वितरण क्या है, क्या है बारंबारता वितरण क्या है। अपरिष्कृत आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग में आने वाली मानों की संख्या बारंबारता को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही बारंबारता वितरण कहलाता है। कोई संख्या हमने दे दी, अपरिष्कृत है बिल्कुल, है किसी बच्चे, हमारे 20 बच्चे स्कूल में, और 20 बच्चों की नंबर दे दिए इकोनॉमिक्स में अलग अलग, है ना। तो 20 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आ गए। तो अब इसको क्या सारणीबद्ध करना होगा। सारणीबद्ध करेंगे ना, तो जिसमें इसके मान आएंगे ना, कि 5 से लेके 10 तक के बीच में कितने बच्चों का मान आया, 8 बच्चों का आया। 10 से लेके 15 के बीच में क्या कितने आया, 12 का आया। तो ये जो मान आएंगे ना सारणी में बांटे हुए, इसको कहते हैं बारंबारता वितरण। सारणी में प्रस्तुत करना ही बारंबारता वितरण कहलाता है। आई होप ये देख लिया होगा, समझ गए होंगे आप। बारंबारता वितरण करने से ये संक्षिप्त हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और विश्लेषण योग्य हो जाती है ये आंकड़े। अब इस पेज में उदाहरण दिया गया हमारे एनसीईआरटी की में, इसमें 100 छात्रों के अंक दिए गए हैं, जिसमें 30 से 40 के वर्ग में ये आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं और 35 आ रहे हैं, 39 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। कितने, 3, 2, 5 और 2, 7, यानी 30 और 40 वर्ग में कितने मान आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 30 क्या हो गया, निम्न वर्ग, और 40 क्या हो गया, उच्च वर्ग। इसमें 30 को इसमें शामिल किया गया, यानी 30 मार्क्स आएंगे ना तो इस ग्रुप में शामिल होगा, लेकिन ऐसे 40 इसमें शामिल नहीं होगा। अब 30 से 40 वर्ग की बारंबारता क्या हो गई, 7। समझ लेना, इसका बारंबारता वितरण करके इसके 30 और 40 वर्ग की बारंबारता क्या हो गई, 7 हो गई। इसमें 40 को शामिल क्यों नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसमें शामिल क्यों नहीं किया 40 को, क्योंकि 40 है ऊपरी सीमा, क्या है, ऊपरी सीमा, और 30 है निम्न सीमा। वर्ग के अंतर्गत हम निम्न सीमा में आने वाले अंकों को शामिल किया जाता है, ध्यान में रखना। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा में आने वाली संख्याओं को शामिल किया जाता है, लेकिन
40 अगले वर्ग में जाएगा, 40 और 50 वाले में जाएगा। निम्न जो वर्ग का निम्न सीमा है इसके अंदर इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन ऊपरी सीमाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसे वर्ग सीमा नियम भी कहते हैं। अब वही सवाल कि हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है बारंबारता वितरण करने की, क्यों करते हैं हम बारंबारता वितरण? अपरिष्कृत आंकड़े बहुत लंबे, बड़े और बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि इसका निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन हो जाता है, और वही कि इसका माध्य, औसत आदि निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अब बारंबारता वितरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे आंकड़े हो जाएंगे सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, और बिल्कुल प्रवृत्ति दिखेगी कि 10 से 20 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 20 के 30 में कितना आ रहे हैं, प्रवृत्ति दिखेगी, ट्रेंड दिखेगा, और इसमें गणना करना भी आसान हो जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अभी लास्ट में है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है बारंबारता में। इसमें होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। क्लास इंटरवल, जो हमने देखा कि 30 से 40 वाला हो गया, ऐसा हो गया। इसमें होती है बारंबारता। ध्यान में रखना क्या होती है? बारंबारता। जैसे कि 30 और 40 के बीच में संख्या आई थी, वो कितने आ गई? 7 आ गई। बारंबारता वितरण में क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले होती है वर्ग, जो इंटरवल होते हैं, जो 10 का 30 और 40 के बीच में 10 का इंटरवल कर सकते हैं, और भी इस सुविधा के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होती है? वर्ग सीमा। क्या होती है? 30 और 40 के बीच में गैप कितना है? 10 का, है ना। वर्ग सीमा, सॉरी, वर्ग सीमा मतलब जिसकी निम्न सीमा होगी और जिसकी उच्च सीमा होगी, वर्ग सीमाएं होगी, यानी 30 और 40 ये दो सीमाएं होगी। फिर इसमें क्या आएगा? वर्ग अंतराल आएगा, कि अंतराल कितना है। 40 और 30 में अंतराल जैसे 10 हो गया, सीधा सिंपल है, तो ये भी बारंबारता वितरण के अंतर्गत आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें आता है वर्ग चिन्ह। क्या आता है? क्लास मार्क। इसको मध्य वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है, मध्य वर्ग वाला। क्या होता है? इसमें निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ा जाता है, और इसमें 2 का भाग दिया जाता है। जैसे कि निम्न वर्ग सीमा इसकी कितनी थी? 30, और उसका हो गया 40। इसमें 2 का भाग देते हैं, 30 और 40 कितने हो गए? 70। 70/2। इसकी वर्ग चिन्ह क्या हो गया? 35। 35 दूना 70, ये इसके वर्ग चिन्ह हो जाएगा। इसको आगे हम जब पढ़ेंगे ना, देखेंगे ना अगले वीडियो में, तब इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना। बारंबारता वितरण का एक छोटा उदाहरण देख लेते हैं कि भाई ये है कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आए। 10 से 20 के बीच में 8 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 20 से 30 के बीच में 12 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 30 से 40 के बीच में 7 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 40 और 50 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं। इसको ही कहते हैं बारंबारता वितरण, और एक इस संख्या को बारंबारता कहते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। आपको कैसे लगा? और आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार में समझने, दोबारा देखिए, बहुत ही ईजी शब्दों में ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इस विषय पर, इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।